कुटुंबिनी था। ये कुटुंबिनी शब्द कुर्मी शब्द आज इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि मराठाओं का प्राचीन नाम मराठा नहीं था, उनका प्राचीन नाम कुटुंबिनी था, यानी कुर्मी था, और महार लोगों का नाम परवारी था। अगर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं ये वांशिक रूप से एक है, तो फिर दो नाम अलग क्यों है? बाबा साहब अंबेडकर कहते इसका संशोधन होना जरूरी है। अब बहुत साधन उपलब्ध आज है, दृष्टिकोण चाहिए, उद्देश्य चाहिए। फर्स्ट सेंचुरी का राजा कनिष्क का अभिलेख मिला है, राजा कनिष्क का, उसके अभिलेख में कुटुंबिनी शब्द का जिक्र है और उसके अभिलेख में परिवारी शब्द का जिक्र है। राजा कनिष्क 2000 वर्ष पहले हुआ, फर्स्ट सेंचुरी में। तो किस संदर्भ में जिक्र है? तो कुटुंबिनी यानी उपासक, बुद्धिस्ट उपासक, ये किसको डोनेट कर रहे हैं? स्तूपा को डोनेट कर रहे हैं, विहार को डोनेट कर रहे हैं। और विहार का देखभाल, विहार को संभालने का काम कौन कर रहा है? कुटुंबिनी ही परिवारी से, उपासक लोगों से, भिक्षु बनने वाले लोग, श्रामणेर बनने वाले लोगों को परिवारी कहा है। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर ने जो उस समय एनालिसिस किया था कि परिवारी लोग और कुटुंबिनी लोग एक ही थे। वो कौन लोग थे? वो बुद्धिस्ट लोग थे, नाग लोग थे, और वो लोग प्राचीन भारत में मिलजुल कर प्रचार और प्रसार का काम करते थे। बाबा साहब अंबेडकर का ये निष्कर्ष है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो निष्कर्ष निकाला, जेनेटिक साइंस क्या कह रहा है? क्योंकि ये बात जेनेटिक साइंस से प्रूव करना जरूरी है। जेनेटिक साइंस में 2003 में जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र की महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया। महिलाओं का डीएनए नहीं बदलता है, महिलाओं का डीएनए कांस्टेंट है, मगर जो चित्पावन ब्राह्मण महिलाएं, मराठा महिलाएं, नवबौद्ध महिलाएं, सभी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चेक किया गया। तो उसमें मराठा महिलाओं में 68% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरिएशंस मिले, और नवबौद्ध जो पूर्व में महार थे उनके अंदर 64% मिले। मराठाओं में 68% मिले और नौ बुद्धिस्ट महिलाओं में 64 मिले, यानी उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा क्लोज है। दूसरा 2010 में फ्रांस में एक पुरुष लोगों का डीएनए के बारे में रिसर्च पब्लिश किया, और उसका टाइटल था द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल बैरियर्स इन शेपिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ महाराष्ट्र पॉपुलेशंस। इसके अंदर यह पाया गया कि जो मराठा लोगों में एच पैटर्नल हैप्लो ग्रुप है M69, ये पैतृक हैप्लो ग्रुप है, उसका परसेंटेज 69 मिला, और नवबौद्ध लोगों में 43% मिला। जेनेटिक के आधार पर पुरुष लोगों का हैप्लो ग्रुप ज्यादा मैच हुआ, उधर महिलाओं का ज्यादा मैच हुआ। और इन दोनों की तुलना में चित्पावन ब्राह्मणों का जो हैप्लो ग्रुप चेक किया गया, तो ये चित्पावन ब्राह्मणों का डीएनए वेस्ट यूरेशिया से पाया गया, जिसका नाम R1A1 है। तो इस आधार पर महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, वो रूलिंग कर रहा है। और वहाँ की जो दो कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसको आपस में भिड़ाकर राज कर रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर उस समय एंथ्रोपोलॉजी से कह रहे थे कि ये दोनों सगे भाई है, मगर डीएनए रिसर्च कह रहा है ये जेनेटिक भाई है, ये आनुवंशिक भाई है। और खुशी की बात है, डॉक्टर गिरीश जोशी नामक ब्राह्मण को भी लगा जेनेटिक लेवल पर हम कौन है, चित्पावन ब्राह्मण कौन है। तो उसने भी एक रिसर्च पेपर 2018 में पब्लिश किया, द इथनिक ओरिजिन ऑफ कोकनिस्त ब्राह्मण फैक्ट मीथ एंड कॉन्ट्रोवर्सीज। इस संशोधन में जोशी महोदय ने मान्य किया भले ब्राह्मण है,
अच्छे ब्राह्मण हैं। ऐसे भले ब्राह्मण दुर्लभ होते हैं, ऐसे भले अच्छे ब्राह्मण का पैदा होना जरूरी है। वो भले मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने उनके रिसर्च में ऐसा कहा कि चित्पावन ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो वेस्ट यूरेशिया से आए हैं और उनके अंदर R1A1 DNA मिलते हैं, इसलिए वो भले हुए। ऐसे भले लोगों की ज़रूरत है वो बताने के लिए। तो जेनेटिक आधार पर भी हमारे ये लोग जो है मूल निवासी सिद्ध होते हैं। तो पहला आधार जोहार, दूसरा आधार भवानी, तीसरा आधार जेनेटिक आधार पर ये मूल निवासी लोग हैं। तो मैं इस मौके पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो वहाँ ये जागरण करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत विवाद है। मगर जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक के साथ एक संदर्भ है शाक्य साहब। बुद्धिज्म में बोधिसत्व को 10 पारमिताओं से गुजरना पड़ता है, और बुद्धिज्म ही है जिन्होंने महिलाओं का पक्ष भी रखा, खास करके भिक्षु आनंद ने। और भिक्षु आनंद के माध्यम से महिलाएं भी बोधिसत्व बन सकती है, महिलाएं भी बुद्ध पद को प्राप्त कर सकती है। ऐसा बैटल चला है। इंडस सिविलाइजेशन मातृसत्ताक परंपरा का समर्थक था, और बुद्ध और आनंद भी महिलाओं को संग में लेने के लिए, महिलाएं भी बोधिसत्व बन सकती है, इसका समर्थन करते थे। और इन्हीं परंपरा से वज्रयानी परंपरा ने 10 महाविद्याओं का निर्माण किया, 10 पारमिता और 10 महाविद्याएं। और उन 10 महाविद्याओं में भवानी एक महत्वपूर्ण महाविद्या है। और ये वज्रयानी परंपरा इतना प्रसिद्ध परंपरा है, ये 84 सिद्धों की परंपरा पूरे भारत भर में। नेपाल में गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ फेमस है, और ये अवलोकितेश्वर है, यानी इनका कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ है। और आपने जो सवाल खड़ा किया है योगी आदित्यनाथ, ये वहाँ उस पीठ के प्रमुख जरूर है, मगर उन्होंने अपनी विचारधारा त्याग दी है, और वो ब्राह्मणवादी लोगों के पिछलग्गू बने हुए हैं। मगर योगी लोग योगी आदित्यनाथ को नहीं मानते हैं, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ को मानते हैं। और गोरखपुर वो गोरखनाथ की परंपरा से जुड़ा हुआ है, और गोरखपुर और कुशीनगर एक साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। वो लाइन अगर काठमांडू के साथ जोड़ा जाए तो इंडिया और नेपाल वज्रयानी परंपरा के साथ जुड़ते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। मगर महाराष्ट्र में जो कुर्मी लोग हैं, इनको ब्राह्मण लोग आज तक इस्तेमाल किए। इस किताब के द्वारा ये जो शाक्त राज्याभिषेक पद्धति है, उसका क्या विधि होता था, वज्रयानी परंपरा में उसका क्या रिचुअल है, इसके बारे में चर्चा की है। मगर जो पहला राज्याभिषेक है, वैदिक राज्याभिषेक, इसके बारे में हमने सबूत ढूंढे, और संशोधन में यह पाया गया कि राजा बनने के बाद 10 दिशाओं का पानी जल मटके में भरकर लाकर राजा के सिर पर डालते हैं। ये राज्याभिषेक का विधि है, ये वैदिक राज्याभिषेक विधि नहीं है, ये बौद्धों की रिचुअल है। राज्याभिषेक, ब्राह्मण लोग अनसिविलाइज लोग हैं, ब्राह्मण लोग जंगली लोग हैं, उनके पास कौन सी सभ्यता है। राज्याभिषेक पद्धति भी बुद्धिस्टों की परंपरा से है। और जब बुद्ध बर्थ हुआ, राज्याभिषेक कहाँ से आया, लुम्बिनी से आया। बुद्ध का नाम, बुद्ध को 2 विशेषणों से जाना जाता है। पाली भाषा में महापुरुषा यानी महापुरुष, और धम्म में बुद्ध। असित मुनि ने भविष्यवाणी किया था, अगर ये गृहस्थी लाइफ में रहे तो ये कौन बनेंगे, धम्म राजा बनेंगे, ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर इन्होंने ग्रह त्याग किया तो ये महापुरुषा बनेंगे, बुद्ध बनेंगे। तो बुद्ध का जन्म होने के बाद उसका जलाभिषेक किया गया, नाग राजाओं के द्वारा बुद्ध का जलाभिषेक किया गया। ऐसे शिल्प गांधार तक है, केवल भारत या नेपाल में नहीं है। और यही बात सिस्टम, ये जो बात करने का, स्नान करने का सिस्टम ईसाई धर्म में
भी पहुंचा उसको बपतिस्मा कहते हैं, वो विधि है उनका। और हिस्टोरियन लोगों ने मान्य किया है, दूसरे हिस्टोरियन लोग छोड़ो, ईसाई धर्म के क्रिश्चियन लोगों के धर्मगुरु ने भी मान्य किया है। ये बपतिस्मा पद्धति बुद्धिज्म से हमने अडॉप्ट किया है। इसलिए ये रिचुअल, बुद्धिस्ट रिचुअल का स्टडी दुनिया, अमेरिका, लंदन के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ओपिनियन है दुनिया में जो सिविल सोसाइटी फैला वो इंडिया से फैला है, बुद्धिज्म से फैला है। मगर इंडिया और नेपाल में हमारे लोग ब्राह्मणिज्म में अपनी परंपरा ढूंढ रहे हैं। हमारी परंपरा ब्राह्मणिज्म में नहीं है, हमारी परंपरा यहाँ की नेटिव परंपरा है। उसके आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज का ओरिजिन बुद्धिज्म के साथ है। महाराष्ट्र के लोगों को भी मालूम नहीं है, नॉन महाराष्ट्रियन लोगों को भी आश्चर्य लगेगा ये सुनकर। उनकी माता जीजाबाई को जब बच्चा पैदा करना है होता है, वो पीरियड होता है, तो उन्होंने अपने बच्चे का जन्म पूना जिले के पास जुन्नर गुफा है, 250 से ज़्यादा गुफा है, एक गुफा नहीं है, 250 से ज़्यादा। भारत में सबसे ज़्यादा गुफा पूना जिला में है, वो जुन्नर गुफा है। एक गुफा में जिजाऊ साहब ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिनका जन्म ही गुफा में हुआ है, जिनका राज्याभिषेक ही बौद्ध परंपरा से हुआ है। वो ब्राह्मण धर्म का मजबूती के लिए विदेशी ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 1% भी बाहर नहीं आया है। ओरिजिनल इतिहास लंदन की लाइब्रेरी में है। जो इतिहास नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण लिख रहे हैं, पुणे के ब्राह्मण लिख रहे हैं, वो फर्जी इतिहास है। उनको ग्लोबल लेवल पर शून्य मान्यता है, क्योंकि वो बखरों पर लिखा गया है। बखर यानी पोंगापंथी झूठ और किंवदंतियां है। जैसे पुराण है वैसे बखर है। बखर में कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है, कोई ईयर का भी कोई उसके अंदर साधन नहीं है, सारा गोलमाल हिस्ट्री है। इसलिए ये हिस्ट्री एक नए अध्याय को ओपन करेगा। आज मुझे गर्व हो रहा है क्यों शिवाजी महाराज का 350वां दूसरा राज्याभिषेक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामाया के इस भूमि पर, सिद्धोधन के इस भूमि पर और शाक्य मुनि बुद्धा की इस भूमि पर मना रहे। शाक्य मुनि बुद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज ये जेनेटिक एक ही है। और बॉम्बे गैजेट एविडेंस है, ब्रिटिश लोगों ने बॉम्बे गैजेट में लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो है वो मौर्य है। और कर्नल टॉड से हम उसकी सभी बातों से सहमत नहीं है, मगर कर्नल टॉड ने भी एनल्स ऑफ राजस्थान में लिखा है 14वीं शताब्दी 13वीं 14वीं शताब्दी में मौर्यों की नस्ल महाराष्ट्र में गई थी। उसी नस्ल का एक राजा, महाप्रतापी राजा, भोसले घराने का राजा शिवाजी महाराज हुए हैं। शिवाजी महाराज मौर्य खानदान के हैं, यानी शाक्य है। मौर्य भी शाक्य है और बुद्धा भी शाक्य है। इसलिए महाराष्ट्र के शाक्य शिवाजी महाराज को और यहाँ पैदा हुए शाक्य मुनि बुद्धा को ज्वाइंटली अगर देखेंगे तो हमारा वास्तविक इतिहास सामने आएगा। धन्यवाद देता हूँ मैं मेश्राम साहब को, उन्होंने इस ट्रेनिंग कैंप में हमें ये प्रकाशन करने के लिए अलाउ किया। और उन्होंने मुझे निश्चित तौर पर यह भी कहा कि हम ऑल इंडिया में ये 350वां शाक्त राज्याभिषेक केवल महाराष्ट्र में नहीं ऑल इंडिया में मनाएंगे। इसके लिए मैं